हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हम उपसहस्राब्दी यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। तो सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी प्रयोगों के आधार पर संकुल यौगिकों में जो आबंध बनते हैं उनकी प्रकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वर्नर का संकुल यौगिकों या उपसहस्राब्दी यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन था कि यह सिद्धांत किसके लिए है कि संकुल यौगिकों में जो आबंध बनेगा उसकी प्रकृति को समझाने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला तथ्य देखिए, कथन मतलब कि संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है सामान्यता ही होती संक्रमण धातु में। ये दो प्रकार की स्वेरकता प्रदर्शित करती है। एक प्राथमिक, इसको कहते हैं आयनिक, दूसरी होती द्वितीयक, उसे बोलते हैं अनायनिक। आप पहले पूरा सिद्धांत समझेंगे और फिर आप लोग जब एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको और सिद्धांत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखो दो प्रकार की स्वेरकता प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखेंगे कि संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतः संक्रमण धातु में, या आपकी संक्रमण धातु होती सामान्यतः, यानी सकते हो प्रायः संक्रमण धातु में। संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः संक्रमण धातु में दो प्रकार की स्वेरकता प्रदर्शित करती है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। प्राथमिक लिख सकते हैं कि जो क्रमशः प्राथमिक या आयनिक स्वेरकता तथा द्वितीयक, ऐसे लिखते हैं अनायनिक स्वेरकता। अनायनिक जो क्रमशः प्राथमिक या आयनिक स्वेरकता तथा द्वितीयक या अनायनिक स्वेरकता होती है। यह आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है कि संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु प्रायः संक्रमण धातु में दो प्रकार की स्वेरकता प्रदर्शित करती है, जो क्रमशः प्राथमिक आयनिक स्वेरकता होगी तथा द्वितीयक ये अनायनिक स्वेरकता होगी। ठीक, ये होती है। अब आप लोग पढ़ेंगे प्राथमिक स्वेरकता और द्वितीयक स्वेरकता के बारे में कि प्राथमिक स्वेरकता क्या होती है और द्वितीयक स्वेरकता क्या होती। ठीक, तो देखते हैं ए नंबर की प्राथमिक स्वेरकता, ऐसे बोलते हैं आयनिक स्वेरकता। यह सरल रबड़ों में धातु की स्वेरकता या ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। जब ये सरल रबड़ होगा, जैसे ये Fe है, इसका सरल रबड़ ये है, तो इसमें Fe की स्वेरकता कितनी, 3, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +3, इसको प्रदर्शित करती थी कि यह सरल रबड़, मतलब जो हमारा संक्रमण धातु है, जब इसका सरल रबड़ था तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +3, स्वेरकता कितनी, 3, इसको प्रदर्शित करती है। ये केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होगी। देखो भाई, ये किसके द्वारा संतुष्ट थी, ऋणायन के द्वारा। बात क्लियर करना, फिर पूरा सिद्धांत हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ोगे वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। ये केवल ऋणायन, भाई धातु आपका धनायन है तो इसका जो रबड़ बनेगा तो ऋणायन द्वारा ही संतुष्ट होगी, तो ये केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। और ये आयनन योग्य और अधिशात्मक होती है।
भाई इसको अगर आयनिक करोगे तो फिर आप जानते हो फिर 3 प्लस और 3 Cl माइनस, ये आयन योग्य होगी और दिशात्मक होगी। और जब इसे संरचना में बनाएंगे तो इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करेंगे। अभी संरचना आगे बनाएंगे कि डॉटेड लाइन से। अतः यह संकुल की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, CONS3 का होल 6 या Fe मान लीजिए, Fe वाला ले लीजिए, होल 6 और बाहर आपका Cl3 है मान लो, तो ये Cl3 जो ये बताया था हमने, इसकी जब संरचना बनाएंगे तो ये तो आपका द्वितीयक संयुक्ता होगी, ये द्वितीयक संयुक्ता, इसको सतत लाइन द्वारा दिखाएंगे। NH3 आपकी 6 है, इनको सतत लाइन द्वारा दिखाएंगे। अभी लिखवाएंगे पूरा, आपको समझाएंगे भी आगे। और ये प्राथमिक संयुक्ता, इसको डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं संरचना में, इसीलिए संकुल की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करेगी, ऐसे बनाएंगे कि ये संकुल की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करती है। इच्छा है तो इसकी ज्यामितीय क्रम अष्टफल की होगी, ये निर्धारित नहीं करेगा, तो यही कहलाती प्राथमिक संयुक्ता। ये केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, इसके द्वारा ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। बात सभी को सुनाई होगी। अब ये भी द्वितीयक संयुक्ता के लिए बताएंगे, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये प्राथमिक संयुक्ता है, बी नंबर द्वितीयक संयुक्ता जब लिख लोगे और फिर आपको दोनों समझाते हैं, आपको क्लियर होगी तब। अगली है कि द्वितीयक संयुक्ता, या इसे बोलते हैं अनायनिक संयुक्ता, अनायनिक संयुक्ता। अनायनिक संयुक्ता यह संकुल में केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है। उपसहसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर, उपसहसंयोजन संख्या समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालती है। जैसे इसकी देखिए, ये जैसे एग्जांपल लिख दिया हमने, ये तो इसकी द्वितीयक संयुक्ता, तो जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6, तो इसकी द्वितीयक संयुक्ता हो गई 6। और प्राथमिक संयुक्ता इसके द्वारा संतुष्ट हो रही द्वितीय की है, तो यहां पर लिखेंगे कि यह संकुल में केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजन संख्या पर निर्भर करती है, जो ऋणायनों के द्वारा, भाई इसके अंदर देखा होगा आईयूपीएससी में ऋणायन भी होंगे, उदासीन अणु भी होंगे, कभी कभी धनायन भी होगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे जो ऋणायनों उदासीन अणुओं या कभी कभी धनात्मक समूह या धनायनों, बात की चीज है, धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती थी, ये ऋणायनों द्वारा भी, उदासीन अणुओं द्वारा भी और धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। ये सभी को समझ आया कि नहीं? ये केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो रही थी। इसमें क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर उदासीन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और धनात्मक समूह भी हो सकता है। ठीक, ये आयनन अयोग्य होती है। कैसे? जैसे आपका ये मान लो उपसहसंयोजन यौगिक है आपका, ये, इसको अगर आयनन कर दिया जाए तो सिर्फ यही आयनित होगा, इसके अंदर वाले आपके कोई भी आयनित नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए बताया जाता कि आयनन योग्य होती है, अयोग्य, सॉरी, ऊपर वाले में योग्य, इसमें लिखेंगे ये आयनन योग्य नहीं होती है, ये आयनन योग्य नहीं होती है।
नहीं होती हैं, परंतु दिशात्मक होती है, परंतु दिशात्मक होती है, इसीलिए संकुल की ज्यामिति निर्धारित हो जाती है, परंतु दिशात्मक होती हैं। ये आयनन योग्य नहीं होती है, परंतु दिशात्मक होती है। और इसे जो है सतत रेखा, इसे संरचना में क्या कहते हैं? सतत रेखा, कंटिन्यूअस लाइन, इसे सतत रेखा से दर्शाया जाता है। अभी संरचना बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। से दर्शाया जाता है। अतः संकुल की ज्यामिति को निर्धारित करती है। संकुल की ज्यामिति को द्वितीयक स्वरूपता ही निर्धारित करेगी। अतः संकुल की ज्यामिति को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये प्राथमिक स्वरूपता, द्वितीयक स्वरूपता। प्राथमिक स्वरूपता क्या है? यह सरल रबड़ों में धातु की स्वरूपता या आपसी संख्या पर निर्भर करती है और ये केवल आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। यह आयनन योग्य होगी, अधिशात्मक होगी। इसी को संरचना में क्या करते हैं? डॉटेड लाइन, बिंदुदार लाइन द्वारा दिखाते हैं और ये संकुल की ज्यामिति को निर्धारित नहीं करती है। ये क्या होती है? ये संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करेगी, जो ऋणायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा या धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। ये आयनन योग्य नहीं होगी। अभी संरचना के बाद क्लियर होगा, आप वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे, आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा, ठीक। परंतु दिशात्मक होती है, इसे संरचना में सतत लाइन द्वारा दिखाते हैं और ये संकुल की ज्यामिति को निर्धारित करती है। देखते हैं सेकंड पॉइंट कि संकुल यौगिकों में क्या होता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, संकुल यौगिकों में प्रत्येक धातु, वही संक्रमण धातु, वही केंद्रीय धातु परमाणु, ये दोनों प्रकार की स्वरूपताओं को संतुष्ट करता है। प्राथमिक स्वरूपता को भी संतुष्ट करता है और द्वितीयक स्वरूपता को भी संतुष्ट करता है। इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे इनकी व्याख्या इनसे नहीं की जा सकती थी, इनकी व्याख्या इनसे नहीं की जा सकती कि धनान यहां पर है, ऋणान यहां पर है। इस प्रकार के संकुलों के बारे में बताया गया था, ठीक। तो इसीलिए इसकी कुछ कमियां हैं, तो आगे पढ़ेंगे, इसकी कमियों को दूर करके एक थ्योरी बनाएंगे, उसे बोलते हैं बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर उसकी कमियों को दूर करके तब बनाएंगे सीएफटी। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने माइंड में किसी प्रकार के संकुलों को ध्यान देंगे जिससे आपको सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक धातु, संकुल यौगिकों में प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की स्वरूपताओं को संतुष्ट करता है। प्राथमिक स्वरूपता केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीयक स्वरूपता ऋणायनों द्वारा, इसमें ऋणायन नहीं है, हो सकते हैं ऋणायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा या कभी कभी धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की स्वरूपताओं को संतुष्ट करता है। ऐसे लाइन द्विप्रकृत वाले होते हैं और ये विलयन में आयनित नहीं होते, ठीक। जैसे आप लोग यहां बनाएंगे कि CONH3 का OL5 और Cl एक अंदर है, एक दो आपकी बाहर है, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्वरूपताओं को संतुष्ट करेगा, डबल प्रकृत वाला है। ये ऋणायन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्वरूपताओं को संतुष्ट करेगा और जब इसको आयनित किया जाएगा तो विलयन में आयनित नहीं होगा। जैसे जब इसकी संरचना बनाएंगे, ऐसी संरचना मान्य नहीं है आधुनिक संरचना के अनुसार, आधुनिक सूत्रीकरण के अनुसार ऐसी संरचना मान्य नहीं, लेकिन बर्नौली सिद्धांत के अनुसार संरचना ऐसी बनती है। ये जो है NH3, ये तो आप सतत लाइन द्वारा दिखाएंगे कि आपके 5 NH3 है, ये सतत लाइन द्वारा दिखाएंगे। अभी संरचना आगे बनवाई जाएंगी और ये Cl प्राथमिक द्वितीयक दोनों स्वरूपताओं को संतुष्ट करता है। तो प्राथमिक द्वितीयक दोनों को तो दोनों लिखाते हैं इसमें, एक सतत लाइन भी और एक डॉटेड लाइन भी। और ये दो Cl प्राथमिक स्वरूपता से जुड़े तो इसमें सिर्फ
सिर्फ ऐसे दिखाएंगे, ठीक। ये सभी को समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर करिए आप कि संकुलों में प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों द्वारा, द्वितीयक संयोजकताएं ऋणायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा या धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। कभी कभी एक ऋणायन, जैसे ये ऋणायन, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। ऐसे ऋणायन डबल प्रकृति वाले होते हैं, द्विक प्रकृति वाले होते हैं और ये विलयन में आयनित नहीं होते हैं, जैसा यहाँ पर देखो संरचना में दिखाया गया, ठीक। अब देखते हैं, इसको लिख देते हैं। देखिए आपका दूसरा पॉइंट इससे पहले भी हमने समझाया था और उसी तरीके से लिख भी दिया है कि संकुल यौगिकों में प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायनों के द्वारा, द्वितीयक संयोजकताएं ऋणायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा, कभी कभी धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। कभी कभी ऋणायन प्राथमिक द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है और ऐसे ऋणायन द्विक प्रकृति दर्शाते हैं और ये विलयन में आयनित नहीं होते हैं, जैसा कि इस संरचना में हमने बताया था। इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि जैसे CONH3 का होल 6 या होल 5 और अंदर Cl बाहर आपके 2 Cl, तो ये तो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है और ये ऋणायन क्या करता है, प्राथमिक द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। इसकी ज्यामितीय कृत असफल की होती है, तो यहां पर 6 हैं, कितने, 6। ज्यामितीय कृत निर्धारित करने के लिए आपको VBT पढ़ाएंगे थोड़ी आगे। ये NH3 आपके कितने, 5, ये NH3 आपके 5 हो गए, ठीक। एक आपका Cl है, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करेगा, ये केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है। एक इधर Cl लगाएंगे, ये डॉटेड लाइन द्वारा, इधर भी Cl लगाएंगे, ये भी डॉटेड लाइन द्वारा, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट आपने पढ़ा था। पूरा सिद्धांत हो जाएगा, फिर संरचना बताएंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक। भाई प्राथमिक संयोजकताएं कौन संयोजकताएं, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती थी, ऋणायन द्वारा ही। इन्हें संरचना में डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते थे, ये आयनन योग्य होती थी। अब इसको आयनित करेंगे तो ये जुड़े सब आयनित हो जाएंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट इसी पर आधारित है, देखिएगा। सिद्धांत में सिर्फ 3 पॉइंट आपको लिखना है कि किसी संकुल को या जब किसी संकुल यौगिक को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तब प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े ऋणायन, तब प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित रहती हैं, अर्थात आयनित नहीं होती हैं, अनायनित रहती हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इस सिद्धांत की संरचनाओं के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, वो बताएंगे। वहां पर संरचना है, फिर आपको सिद्धांत वहां पर एक बार फिर क्लियर कराएंगे, तो आपको जल्दी आसानी से क्लियर होगा। जैसे CONH3 का होल 6 Cl2 Cl3 कर दे, इसको आयनित करेंगे अर्थात जल में घोलेंगे, कि जब किसी संकुल को जल में घोला जाता है तब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन आयनित, ये आयनित हो जाएगा, और ये द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़ा ये आयनित नहीं होगा। CONH3 का होल 6 और इस पर आ जाएगा 3+, ये 3+ और आपका 3 Cl- आयनित हो गए, ठीक। ये आपका तीसरा पॉइंट है
कि जब किसी समप्रयोगी को जल में घोड़ा रहता है तो प्राथमिक संयुक्ताओं से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं, ये आयनित हो जाएंगे, जबकि द्वितीयक संयुक्ता आपकी कैसी रहती है, अनायनित रहती है। ठीक, ये आपका सिद्धांत हो गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अगला वीडियो इसका जो बनाएंगे उसमें आपको इसके उदाहरण पढ़ाए जाएंगे, उनकी संरचनाएं बनाएंगे और वहां पर ये सिद्धांत एक बार फिर क्लियर करा देंगे। ठीक।